वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड अम्यूजमेंट पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स के बिजनेस में है। वंडरला इंडिया के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। वंडरला की शुरुआत ईयर 2000 में केरला के कोच्चि में हुई। तब इस अम्यूजमेंट पार्क का नाम वेगालैंड था। शुरुआती कुछ सालों में ही ये केरला की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गई। 2008 में वेगालैंड का नाम चेंज करके वंडरला कोच्चि कर दिया गया। ये पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 57 से ज्यादा अम्यूजमेंट राइड्स हैं। वेगालैंड के ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए 2005 में कंपनी ने अपना सेकंड अम्यूजमेंट पार्क स्टार्ट किया बेंगलुरु में, जिसे आज हम वंडरला बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। ये पार्क 82 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें 61 से ज्यादा वाटर एंड लैंड राइड्स हैं। 2012 में कंपनी ने अपना पहला 84 रूम्स का लग्जरी रिसॉर्ट ओपन किया बेंगलुरु में, जो कि वंडरला बेंगलुरु के साथ ही लगा हुआ है और 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। फिर 2014 में कंपनी का आईपीओ आया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। आईपीओ को पब्लिक का काफी अच्छा रिस्पांस मिला और ये 37 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई और इसकी लिस्टिंग 28% के प्रीमियम पे हुई। 2016 में कंपनी ने अपना थर्ड अम्यूजमेंट पार्क स्टार्ट किया हैदराबाद में। ये पार्क 50 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें 46 से ज्यादा अम्यूजमेंट एंड वाटर राइड्स हैं। वंडरला प्रेजेंटली चेन्नई में अपने न्यू अम्यूजमेंट पार्क का कंस्ट्रक्शन कर रही है और साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ओडिशा में नए पार्क के सेटअप को अप्रूवल भी दे दिया है। ट्रिप एडवाइजर के 2019 ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड के अनुसार वंडरला बैंगलोर इंडिया का 3rd बेस्ट और एशिया का 8th बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है और वंडरला कोच्चि इंडिया का 4th बेस्ट और एशिया का 16th बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है। इसके अलावा वंडरला हैदराबाद इंडिया का 7th बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है। कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो वंडरला के फाउंडर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर कौसब चित्तपल्ली। वंडरला स्टार्ट करने से पहले मिस्टर कौसब चित्तपल्ली ने 1977 में एक छोटा सा स्टेबलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया था, जो कि आगे चलकर इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग स्टेबलाइजर ब्रांड बना, जिसे आज हम वी गार्ड इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं मिस्टर अरुण चित्तपल्ली, जो कि मिस्टर कौसब चित्तपल्ली के सुपुत्र हैं। कंपनी के डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका 52 वीक हाई है 320 रुपए और 52 वीक लो है 119 रुपए, जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस भी है। इसका मार्केट कैप है 675 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ याद रखिए कि स्मॉल कैप होने के बावजूद ये अम्यूजमेंट पार्क सेक्टर की टॉप कंपनियों में से एक है। इसका बुक वैल्यू है 150 रुपए और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.8, यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस बेसिस पे कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी रेशियो है 11 का, जबकि इंडस्ट्री पी 14 का है। यहाँ कंपनी का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है, तो कंपनी यहाँ भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का आरओई 6.5 का है और आरओसीई 10 है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बिलो एवरेज है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 1.5%। कंपनी का डिविडेंड हमें इसलिए भी देखना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा रिवॉर्ड दे रही है, और डिविडेंड पे करना किसी भी कंपनी के इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। कंपनी 2014 से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और रीसेंट डिविडेंड मार्च 2020 में दिया गया है। डिविडेंड के बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। कंपनी के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि अप्रैल में ही जारी किया गया है, उसके अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 69.6% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज्ड नहीं है।
मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से 50% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग को काफी अच्छा माना जाता है, तो इस बेसिस पे कंपनी के प्रमोटर्स की कंपनी में हिस्सेदारी काफी अच्छी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का कंपनी में तकरीबन 1% का होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 15.4% हिस्सेदारी रखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास 1.2% शेयर्स हैं। इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के पास तकरीबन 1.2% होल्डिंग है और बॉडीज कॉर्पोरेट यानी कि दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के पास 1.5% की होल्डिंग है और बाकी के बचे हुए 9.5% शेयर्स हम जैसे रिटेल निवेशकों के पास हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग थोड़ी कम जरूर है, बट उस कमी को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कवर कर लिया है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफी अच्छा लग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग के बाद अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अर्निंग पर शेयर जो कि बिल्कुल एंड में दिया हुआ है वो काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये कुछ क्वार्टर्स में काफी हाई है तो कुछ क्वार्टर्स में काफी लो। इसका मेन रीजन ये है कि अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क्स बिजनेस साइक्लिकल होता है। इस बिजनेस में सितंबर क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ्स में बिजनेस हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि इन मंथ्स में इंडिया में मॉनसून अपने पीक पे रहता है, इसलिए विजिटर्स फुटफॉल यानी कि विजिटर्स के पार्क में आने की संख्या काफी कम होती है। फिर दिसंबर क्वार्टर में फुटफॉल थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है और ये क्वार्टर अर्निंग के लिहाज से मॉडरेट रहता है। दिसंबर क्वार्टर के बाद फिर से मार्च क्वार्टर में फुटफॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में विंटर सीजन रहता है और मार्च में मोस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एग्जाम्स रहते हैं। इस वजह से मार्च क्वार्टर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहता। इस बिजनेस में मेन अर्निंग सीजन होता है जून क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई एंड जून मंथ्स, क्योंकि इन मंथ्स में समर सीजन अपने पीक पे रहता है और ज्यादातर स्कूल्स में समर वेकेशन रहते हैं। इस वजह से जून क्वार्टर में फुटफॉल काफी हाई रहता है, जो कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट में क्लियरली शो भी हो रहा है। क्योंकि ये बिजनेस साइक्लिकल है, इसलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं YOY बेसिस पे, यानी कि दिसंबर 2019 क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं दिसंबर 2018 के क्वार्टर से। YOY बेसिस पे दिसंबर 2019 क्वार्टर में सेल्स अराउंड 10% डाउन रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 17% डाउन रहा, बट दिसंबर 2019 क्वार्टर में हुए हाई अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट 40% बढ़ गया। तो अगर आप अदर इनकम को इंक्लूड ना करें तो YOY बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अब हम कंपनी का एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। 2011 से 2014 तक कंपनी का EPS काफी अच्छे पेस से ग्रो हुआ। फिर 2015 में EPS थोड़ा डाउन हुआ, जो कि 2016 में फिर से बढ़ गया। उसके बाद 2017 में कंपनी का EPS तकरीबन 40% डाउन हो गया। बट अगर आप 2017 का सेल्स फिगर देखें तो सेल्स फिगर 2016 के कंपैरिजन में बढ़ा ही है, बट हायर एक्सपेंसेस के वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गया और इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2016 तक 40 से 50% के रेंज में हुआ करता था, वो 2017 में 26% पे आ गया और 2017 में डेप्रिसिएशन भी हाई था। तो इन वजहों से 2017 का नेट प्रॉफिट और EPS इतना डाउन हो गया। फिर 2018 में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा बहुत मैनेज किया, जिस वजह से EPS इंक्रीज हुआ और 2019 में कंपनी वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 40% के ऊपर लाने में कामयाब हुई, जिस वजह से EPS वापस से 10 रुपए के आसपास आ गया। एनुअल रिजल्ट में मुझे जो बात सबसे अच्छी लग रही है वो ये है कि सेल्स 2011 से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कंपनी का एनुअल रिजल्ट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। एनुअल रिजल्ट में लास्ट में TTM दिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। TTM में कुछ डेटा इस फाइनेंशियल ईयर का होता है और कुछ डेटा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हम अभी TTM को कंसिडर नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बैलेंस शीट पे एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी का रिजर्व पोजीशन काफी अच्छा है और ये साल दर साल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का बोरोइंग 0 है, यानी कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है।
कंपनी के पास तकरीबन 800 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं और 108 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं। ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग लग रहा है। बैलेंस शीट के बाद अब कंपनी के प्राइस पैटर्न की बात करते हैं। चार्ट्स में देखें तो कंपनी 2014 में 160 रुपए पे लिस्ट हुई और नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसने 350 रुपए का हाई टच किया। फिर कुछ समय तक कंसोलिडेट होने के बाद ये 2015 के एंड में 425 रुपए के ऊपर गई। 2015 के एंड से लेकर 2018 के बिगनिंग तक वंडरला का शेयर प्राइस 300 से 450 के बीच फ्लक्चुएट करता रहा। 2018 के बाद ओवरऑल इंडियन मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ और वंडरला का शेयर प्राइस भी करेक्ट हुआ। अब शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें तो वंडरला का प्राइस पहले ही 200 रुपए के आसपास तक आ चुका था और उसके बाद कोरोना के वजह से हुए पैनिक सेलिंग की वजह से इसका प्राइस और डाउन होता गया। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोना के वजह से जितने भी अच्छे कंपनीज के शेयर प्राइस डाउन हुए थे, उन सभी कंपनीज के शेयर प्राइस में लास्ट कुछ वीक्स में बाउंस बैक आया है। बट वंडरला में कोई बाउंस बैक नहीं आया और इसका शेयर प्राइस स्लाइड करता रहा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज भी इसका प्राइस तकरीबन 2.5% नीचे है और इसने आज फिर से न्यू लाइफ टाइम लो बनाया है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों शेयर का प्राइस कंटिन्यूअसली स्लाइड कर रहा है। इसके लिए मैं आपको वापस क्वार्टरली स्टेटमेंट पे लेके चलता हूं। क्वार्टरली स्टेटमेंट में 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट आ चुका है और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा है। हमने पहले ही देखा था कि मार्च क्वार्टर वैसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो मार्च क्वार्टर में कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद कम ही है। अब अगर लास्ट 3 क्वार्टर्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट करें तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल ईपीएस करीब 11 से 11.5 के आसपास रह सकता है, जो कि एनुअल बेसिस पे अच्छा ही माना जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिजल्ट की वजह से शेयर का प्राइस इतना डाउन नहीं हुआ है। चलिए तो अब हम मेन रीजन पे आते हैं। इंडिया में मार्च के बिगिनिंग में ही कुछ कोरोना केसेस का पता चला था, जिस वजह से वंडरला ने अपना कोच्चि पार्क 11 मार्च, बेंगलुरु पार्क 14 मार्च और हैदराबाद पार्क 15 मार्च को बंद कर दिया। शुरुआत में कोच्चि और बेंगलुरु पार्क को 20 मार्च तक के लिए बंद किया गया और हैदराबाद पार्क को 21 मार्च तक के लिए, और बाद में इस डेट को बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। इसके बाद दोबारा से पार्क बंद रखने की डेट को बढ़ाया गया और 14 अप्रैल कर दिया गया। और इस अपडेट के साथ कंपनी ने यह भी बताया कि इस लॉकडाउन के वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर्ड नहीं है और पिछले सालों के फुटफॉल के अनुसार इस लॉकडाउन के वजह से कंपनी को 14 अप्रैल तक 15 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास प्रेजेंटली 125 करोड़ की लिक्विड एसेट्स हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंसेस को 1 साल तक कवर करने के लिए काफी है। उसके बाद 14 अप्रैल को कंपनी का एक और स्टेटमेंट आया, जिसमें बताया गया कि वंडरला के सारे पार्क्स इनडेफिनेट टाइम के लिए बंद रहेंगे और पूरे अप्रैल में लॉकडाउन रहने की वजह से कंपनी को 35 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा। आपको ये सारे डिटेल्स बताने का रीजन ये था कि आप ये समझ सकें कि जब तक कंपनी के पार्क्स बंद रहेंगे तब तक उनको कोई अर्निंग नहीं होगा और साथ ही कंपनी को मेंटेनेंस, सैलरी और दूसरी जरूरी एक्सपेंसेस की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जैसा कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा था, कंपनी का मेन बिजनेस जून क्वार्टर में होता है, बट इस बार जून क्वार्टर में लॉकडाउन के वजह से अप्रैल मंथ में कंपनी ने कुछ नहीं कमाया और अभी मई मंथ में भी कुछ अर्निंग होना मुश्किल ही लग रहा है। इंडिया में जो एरियाज ग्रीन जोन में हैं, वहां लॉकडाउन में ढील तो दी गई है, बट वहां भी किसी पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेसेस को ओपन करने की अनुमति नहीं है। इस वजह से मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क जैसी भीड़ वाली जगह अभी भी बंद है और ये कब ओपन होंगे इसका अभी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस बेसिस पे मुझे ये लगता है कि वंडरला पार्क्स को अभी ओपन होने में काफी टाइम लग सकता है, जिस वजह से रेवेन्यू फ्रंट पे इन्हें अभी और नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस रीजन के वजह से शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली स्लाइड कर रहा है। तो एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड इंडिया के टॉप एम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। कंपनी 2 नए लोकेशन में अपना एक्सपेंशन कर रही है और कंपनी जीरो डेट कंपनी है। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व भी है।
बट कंपनी को कोरोना के मिसफॉर्चुनेट इवेंट के वजह से काफी नुकसान हो रहा है और क्योंकि अभी इनका मेन सीजन है इसलिए ये नुकसान इन्हें और भी ज्यादा हो रहा है और इसका असर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के पूरे एनुअल रिजल्ट पे दिखाई देगा। हालांकि कंपनी का शेयर प्राइस इन सभी चीजों को पहले से ही फैक्टर इन कर रहा है, बट स्टिल शेयर का प्राइस और कंपनी का भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया कोरोना को कितने अच्छे से और कितनी जल्दी कंट्रोल कर पाता है। मैंने वीडियो में कंपनी के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इंफॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।